नमस्ते, मैं हूँ शिवम। आप सभी का बहुत स्वागत है। पिछले महीने आपने जो भी सामान खरीदा है, मोबाइल का बिल, कपड़े, फर्नीचर, उस बिल के नीचे एक लाइन थी जो शायद आपने उतनी गौर से नहीं पढ़ी। 18% जीएसटी, हर रुपए में से 18 पैसे, बिना किसी सवाल के सीधे सरकार के खाते में। अब स्क्रीन पर एक और नंबर देखिए। इसी हफ्ते किसी ने शेयर बाजार में 1 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। उसकी टैक्स दर 12.5% फ्लैट। चाहे मुनाफा 1 लाख का हो या 100 करोड़ का, दर वही रहती है। कोई स्लैब नहीं, कोई सीढ़ी नहीं। सवाल ये नहीं है कि टैक्स कम या ज्यादा है, सवाल ये है कि जो चीज आप खरीदते हैं उस पर आपसे ज्यादा दर वसूली जाती है और जो पैसा पैसे से पैदा होता है उस पर कम। ये कोई साजिश की थ्योरी नहीं है, ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का, आपकी सरकार का, आपका डेटा है। और यहीं से एक और आंकड़ा आता है जो शायद पहली बार आपके सामने रखा जा रहा है। इस साल पहली बार देश में आम टैक्स पेयर, यानी वो लोग जो सैलरी पर टैक्स भरते हैं, उन्होंने कंपनियों से ज्यादा टैक्स सरकार को दिया। सीबीडीटी के फरवरी 26 के आंकड़ों के मुताबिक नॉन कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन 11,39,000 करोड़ रुपए रहा, जबकि कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन 10,88,000 करोड़। आम आदमी कंपनियों से आगे निकल गया। तो अगली बार जब आपकी सैलरी स्लिप पर टैक्स कटता देखें या दुकान के बिल पर 18% जुड़ता देखें तो याद रखिए कि आप अकेले नहीं हैं। पूरा सिस्टम इसी गणित पर टिका है और आज हम वो गणित पूरी तरह से खोल कर रखेंगे, किसी थ्योरी से नहीं बल्कि कैग, सीबीडीटी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के डॉक्यूमेंट से। अगले कुछ मिनट में आप ये समझेंगे कि ये टैक्स सिस्टम किसने बनाया, कब बदला और सबसे जरूरी, इनमें वो कौन सा दरवाजा है जिससे करोड़ों की संपत्ति बिना 1 रुपए टैक्स दिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंच जाती है। पूरी तरह कानूनी, पूरी तरह दर्ज और पूरी तरह दृश्य, ये कोई और आपको नहीं दिखाएगा। ये कहानी शुरू होती है 1985 से। उस साल राजीव गांधी सरकार ने एक कानून को खत्म किया, एस्टेट ड्यूटी एक्ट 1953। ये वो कानून था जो किसी के मरने के बाद उसकी संपत्ति अगली पीढ़ी को मिलने से पहले उस पर टैक्स लगाता था। कुछ मामलों में दर थी 85% तक। तर्क दिया गया कि यह कानून काम नहीं कर रहा, वसूली की लागत वसूले गए टैक्स से ज्यादा थी। 84-85 में पूरे देश से सिर्फ 20 करोड़ रुपए आए, जो उस साल के कुल डायरेक्ट टैक्स का 0.4% था। सिर्फ कानून खत्म कर दिया गया। 30 साल बाद मोदी जी आ गए। 15 में एक और कानून आया, वेल्थ टैक्स, यानी अब आपकी कुल संपत्ति पर चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, कोई सालाना टैक्स नहीं है, सिर्फ आपकी कमाई पर टैक्स लगता है। आपके पास जो पहले से है उस पर टैक्स नहीं लगता। अब जरा सोचिए कि इसका मतलब क्या है। भारत आज उन गिने चुने बड़े अर्थव्यवस्थाओं में है जहां ना इनहेरिटेंस टैक्स है, ना वेल्थ टैक्स। जापान में इनहेरिटेंस टैक्स की दर 55% तक जाती है और भारत में 0। इसका सीधा असर क्या हुआ? अगर आपके पास जमीन है, शेयर है, कोई कंपनी है, तो वो संपत्ति आपकी अगली पीढ़ी को बिना 1 रुपया टैक्स दिए ट्रांसफर हो सकती है। न वसीयत पर टैक्स, न मिलने पर टैक्स। सिर्फ तब टैक्स लगता है जब वो संपत्ति बेची जाती है। यही वो इनविजुअल आर्किटेक्चर है, कोई एक घोटाला नहीं, कोई एक फाइल नहीं। 3 अलग अलग दशकों में 3 अलग अलग सरकारों के 3 फैसले जो मिलकर एक ऐसा ढांचा बना गए जहां कमाई पर टैक्स भारी है लेकिन पहले से मौजूद संपत्ति पर टैक्स लगभग गायब। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां ये सिस्टम रोज हर लेन देन में अपना काम कर रहा है। सितंबर 2025 में जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक हुई। सरकार ने जीएसटी 2.0 लागू किया। पुराने 5 स्लैब 0%, 5%, 12%, 18%, 28% को घटाकर 2 कर दिया गया। 5% चीजों पर, 18% बाकी सब पर, लग्जरी और सिम गुड्स पर 40%। सरकार ने इसे आम आदमी को दिवाली का गिफ्ट कहा था, याद कीजिए आप। और आंशिक रूप से ये सही भी है। साबुन, टूथपेस्ट, कई दवाइयां सस्ती हुई, लेकिन जरा ठहरिए। पुराने 28% वाले 90% आइटम अब 18% के दायरे में आ गए, यानी एसी, टीवी, छोटी गाड़ियां। और 12% वाला पूरा स्लैब लगभग खत्म होकर 5% में मिला दिया गया। नतीजा क्या हुआ? 18% अब आपकी हर रोज की खरीद का डिफॉल्ट स्टैंडर्ड रेट बन गया है। और जून 26 के आंकड़े इसकी गवाही देते हैं। देश का कुल जीएसटी कलेक्शन 1,94,812 करोड़ रुपए रहा। पिछले साल से 13.9% ज्यादा, 13 महीनों में सबसे तेज ग्रोथ। अब इसे दूसरी तरफ से देखिए। इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 112A कहता है कि अगर आपने शेयर बाजार
या इक्विटी फंड में 1 साल से ज्यादा पैसा रखा और मुनाफा कमाया तो पहले 1.25 लाख रुपए बिल्कुल टैक्स फ्री, इसके बाद चाहे मुनाफा कितना भी बड़ा हो सिर्फ 12.5% फ्लैट टैक्स, ना इंडेक्सेशन का कोई झंझट आपको रहेगा और ना स्लैब का हिसाब। अब आप कंपेयर करिए, एक सैलरीड आदमी जिसकी सालाना आमदनी 24 लाख से ऊपर है मान लीजिए, उसे नई टैक्स रेजिम में भी 30% टैक्स स्लैब में डाला जाता है। सरचार्ज और सेस मिलाकर ऊंची आमदनी पर असल दर लगभग 39% तक पहुंच जाती है और पूंजी से कमाया मुनाफा 12.5% हमेशा, चाहे कमाई कितनी भी हो। अब ये सही है गलत ये जरूर आप कमेंट करके बताइए, लेकिन एक ये चक्रव्यूह तो है ही। अब यहां आप मेरा जो सीन वर्सेस अनसीन का एक फ्रेमवर्क है उसको देखिए। जो टैक्स आप बिल पर देखते हैं जीएसटी, वो सीधा दिखता हुआ और अनिवार्य है, लेकिन जो टैक्स नहीं लगता पूंजीगत मुनाफे पर, संपत्ति के हस्तांतरण पर, विरासत पर, वो अदृश्य है, दिखता ही नहीं, इसलिए सवाल भी उस पर नहीं उठता। कभी कभी यही अदृश्य सिस्टम एक दरवाजे से बाहर निकलकर पूरी तरह गैर कानूनी शक्ल भी ले लेता है और यहीं से शुरू होती है असली फाइल। याद कीजिए अगस्त 2025 आगरा में इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन यूनिट को एक शिकायत मिलती है, जांच शुरू होती है और उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में 30 से ज्यादा ठिकानों पर छापे डाले जाते हैं। टारगेट कुछ ऐसे ट्रस्ट जिनके नाम आपने शायद कभी नहीं सुने। मथुरा का जन जागृति सेवार्थ संस्थान, भीलवाड़ा का डॉक्टर ब्रजमोहन सपूत कला संस्कृति सेवा संस्थान, ये कोई साधारण एनजीओ नहीं थे। इनकम टैक्स अधिकारियों के मुताबिक ये उस नेटवर्क की रीढ़ थे जो कंपनियों के अनिवार्य सीएसआर फंड को कंपनीज एक्ट की धारा 135 के तहत जो पैसा सामाजिक कल्याण के लिए देना अनिवार्य है, इन ट्रस्टों में डलवाता और फिर नगद निकासी और बड़ी कॉम्प्लेक्स लेन देन के जरिए वही पैसा वापस कंपनी में पहुंच जाता। ये इन ट्रस्टों का काम था। ऐसी कुल रकम जो पकड़ी गई वो करीब 800 करोड़ थी और जांच में एक और परत खुली, 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की फर्जी विदेशी रेमिटेंस हांगकांग, सिंगापुर, मलेशिया और चीन जैसे देशों से भेजे गए। अब ट्रस्ट की जब बात हो रही है तो अभी राम मंदिर ट्रस्ट का आप मामला जानते हैं, कितने बड़े बड़े खेल हो रहे हैं ट्रस्ट के नाम पर। अब यहां साफ बात करना जरूरी है, ये कोई टैक्स मास्टर क्लास नहीं है, ये चोरी है, जांच के दायरे में है और कानून के मुताबिक अपराध है। लेकिन ये केस एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। जब देश में 30 लाख से ज्यादा एनपीओ रजिस्टर्ड हैं और सीएसआर के जरिए हर साल हजारों करोड़ रुपए इस सेक्टर में जाते हैं, तो निगरानी का ढांचा इतना कमजोर क्यों है कि एक रैकेट महीनों तक 6 राज्यों में फैलकर चल सके। इसके अब टैक्स पॉलिसी एक्सपर्ट हैं, वो कहते हैं कि सीएसआर फ्रेमवर्क को कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी के लिए बनाया गया था, लेकिन वेरिफिकेशन तंत्र इतना ढीला है कि वो अकाउंटेबिलिटी की जगह कभी कभी फंड लॉन्ड्रिंग का जरिया बन जाता है। ये सिंडिकेट कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि ये उसी बड़े टूटे सिस्टम का टूटा हुआ हिस्सा, अवैध कोना है, जहां एक तरफ कानूनी रास्ते से टैक्स कम होता है, एलटी, सीजी, वेल्थ टैक्स की गैर मौजूदगी, और दूसरी तरफ कुछ लोग उसी सिस्टम की खामियों का गैर कानूनी फायदा उठाते हैं। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखिए। सरकार और कई इकोनॉमिस्ट इस दलील को मजबूती से रखते हैं कि एलटी, सीजी पर फ्लैट कम दर इसलिए जरूरी है ताकि पूंजी बाजार में निवेश हतोत्साहित ना हो। ये तर्क ठीक है। दुनिया के कई देशों में पूंजीगत लाभ पर सैलरी से कम दर होती है ताकि निवेश को प्रोत्साहन मिले, और भारत जैसी जो इकोनॉमी है जिसे पूंजी निर्माण की सख्त जरूरत है, वहां यह तर्क पूरी तरह से गलत नहीं है। लेकिन आप जरा गहराई से देखिए। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 26 जिसे थॉमस पिकेटी और उनकी टीम ने तैयार किया, वो ये कहती है कि भारत में सबसे अमीर 1% आबादी देश की कुल 40% संपत्ति अपने पास रखती है, उसके बाद अमीर 10%, 65% संपत्ति के मालिक। और रिपोर्ट का सबसे तीखा वाक्य यह है कि असरदार टैक्स दरें ज्यादातर आबादी के लिए धीरे धीरे बढ़ती हैं, लेकिन अरबपतियों और 100 करोड़पतियों के लिए अचानक से गिर जाती है। ये विडंबना है। रिपोर्ट खुद कहती है कि भारत में असमानता 14 से 24 के बीच, यानी जब मोदी जी का रिजीम आया, जस की तस बनी रही, बावजूद इसके कि इस दौरान अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ी, यानी हाई ग्रोथ। लेकिन वो ग्रोथ नीचे तक बराबर नहीं पहुंची और टैक्स सिस्टम अपनी मौजूदा बनावट में इस असमानता को कम करने की बजाय कहीं ना कहीं उसे बनाए रखने में मदद कर रहा है। अब ये सरकार से सवाल कोई नहीं पूछेगा। लोग कहेंगे मोदी जी तो गरीबों के मसीहा हैं, लोग कहेंगे कि सरकार ने गरीबों के लिए काम किया। लेकिन ये आंकड़े जो तमाम प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं इसको, वो आंकड़े क्या कहते हैं
वो आंकड़े ये कहते हैं कि मौजूदा सरकार ने ऐसा टैक्स सिस्टम बनाया 14 के बाद जो पहले से भी ज्यादा जटिल था और जो अमीरों को फेवर करता था। जीएसटी की 18% दर आपके हर बिल में ये लागू होती है। एलटीसीजी का फ्लैट 12.5% की दर पूंजी के मुनाफे में, और 1985 में गया इनहेरिटेंस टैक्स, 2015 में गया वेल्थ टैक्स, और बीच में एक ऐसा सिस्टम जिसने कभी कभी जैसे अगस्त 25 के 800 करोड़ के सीएसआर रैकेट में कानूनी खामियां, गैर कानूनी लूट में बदलती हुई चीजें देखी। तो आपको अगला क्या करना है? अगर आप किसी एनजीओ या ट्रस्ट को दान देते हैं, उसका 12A और 80G रजिस्ट्रेशन इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जरूर चेक कीजिए। ये 2 मिनट का काम है और आपको उस फंड के भरोसेमंद होने का पहला सबूत भी देता है। और अगर आपके इलाके में कोई ऐसा ट्रस्ट या एनजीओ दिखे जिसकी गतिविधियां शक के दायरे में हो, तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के पोर्टल पर आप शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप ढूंढ भी सकते हैं गूगल पे। मुख्यधारा मीडिया शायद इस डेटा को इतनी गहराई से कवर नहीं करेगा। अगर आपको लगता है कि ये आंकड़े, ये फाइलें ज्यादातर लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। सिस्टम तभी जवाब देता है जब सवाल लगातार पूछे जाते हैं। और ये रिपोर्ट इसलिए भी आज की तारीख में प्रासंगिक है क्योंकि जो अभी पूरा राम मंदिर ट्रस्ट का खेल चल रहा है, उसमें जैसे जैसे आप परतें खोलते जाएंगे, वैसे वैसे आपको कई सारी चीजें सामने आती जाएंगी। मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे किसी नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया।